आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे भारत के संदर्भ में और 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है, वहां से ये हमारी क्लास रहेगी। लेकिन इतिहास के बारे में मेरी समझ ये कहती है कि यदि आपको किसी घटना से पहले के बैकग्राउंड की घटना यदि आपको नहीं पता है तो इतिहास में आप वो रुचि डेवलप नहीं कर पाओगे। बार बार आपको लगेगा कि मैं कुछ नामों को, कुछ जगह को, कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को याद करने की कोशिश कर रहा हूं, उनके नाम याद नहीं हो रहे। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास को 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना यहां से शुरू करने का सोचा है। लेकिन आपको इससे पहले की कहानी बताने के बाद, उसके बाद हम इस क्लास को 1206 ईस्वी के से आगे की घटनाओं से कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने के लिए, पीछे की क्या कहानी, क्या परिस्थितियां, क्या घटनाएं, क्या ऐसे कारण रहे थे कि तुर्कों के द्वारा भारत की ओर रुख किया गया और उन्होंने भारत पे आक्रमण किए और यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की गई। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं 632 ईस्वी। 632 ईस्वी प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी। इस्लाम धर्म देखिए कितना नया है। 632 ईस्वी में मोहम्मद प्रॉफिट की मृत्यु हुई है और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम में एक पद बनाया गया, खलीफा। इस पद को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकि इस्लाम धर्म को एक राजनीतिक और धार्मिक गुरु मिल सके, जो इस्लाम धर्म के जो उपदेश हैं उन्हें आगे बढ़ा सके, मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी को बढ़ाया जा सके। इसलिए एक पद का सृजन किया गया, खलीफा। और इन खलीफा से होते हुए ही हमारे भारत पे जो आक्रमण होंगे उनका लिंक कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन खलीफाओं से रहा। इसीलिए मैंने इस पद की चर्चा की है आपसे। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा पद पे सबसे पहले जो राजनीतिक और धार्मिक गुरु बैठेंगे वो हैं अबू बकर। अबू बकर। और देखिए ये खलीफा पद बना दिया गया है तो आप ये मत समझिए कि इसमें कभी आंतरिक कलह नहीं हुई। इस पद को लेकर, खलीफा पद को लेकर भी हमेशा आंतरिक कलह चलती रहेगी। जैसे मुस्लिम धर्म दो समुदायों में बंटा हुआ है, सिया और सुन्नी। जो सिया हैं वो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बेटी फातिमा के पति अली को क्या बनाया जाए, खलीफा। लेकिन सुन्नी जो हैं, सुन्नी संप्रदाय के लोग, वो अबू बकर को अपना खलीफा मान लेंगे। और ये अबू बकर वही हैं जो 4 लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद के करीबी थे। उन्हीं में से उन्हीं 4 लोगों ने एक समझौते के द्वारा अबू बकर को चुन लिया है खलीफा के लिए। और इस पद पे बार बार लड़ाई तब तक चलती रहेगी और सिया सुन्नी में विरोध चलता रहेगा जब तक चौथे खलीफा उमर पहले खलीफा, उसके बाद चौथे खलीफा अली को नहीं बना दिया जाएगा। और सिया कहेंगे कि अली ही हमारे पहले खलीफा हैं, जबकि वो सुन्नी के हिसाब से चौथे खलीफा आ गए हैं। तो खलीफा, देखिए इससे जुड़ी एक घटना मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूं कि ये वही खलीफा पद है जिसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 में। और इसी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था किसने? गांधी जी ने। देखिए हमेशा मैं अपनी कोचिंग में भी, सक्सेस कैरियर एकेडमी हमारी कोचिंग, जिसमें भी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताती रहती हूं कि जब भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो उसमें ज्योग्राफी भी आप लोग लोकेशन को सर्च किया करो और इंटरलिंक किया करो कि इस जगह की ये ऐतिहासिक घटना घटी। उसके साथ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक व्यवस्था को भी देखिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो पढ़ाई है ना, उसका जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है। आप डायनेमिक तरीके से पढ़ते हैं और चीजों को यूं नहीं लगेगा कि हम रट रहे हैं, हम बार बार सन याद कर रहे हैं, बार बार एक ही व्यक्ति के नाम को भूल जाते हैं, याद कर रहे हैं। तो देखिए खलीफा पद बात कर रहे हैं हम लोग मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, और ये वही पद है जो 1919 तक, सोचे कब 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हुई है, लेकिन इसी खलीफा पद को बचाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु
भारत में चलाते हैं 1919 में, और 1924 तक चलाते हैं। और 1924 तक ही क्यों चलाते हैं? क्योंकि इसी समकालीन घटना को देखिए, वर्ड से जोड़िए। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा नाम का एक आदमी आएगा और वो टर्की का उद्धारक कहलाएगा और 1924 में इस खलीफा के पद को ऑफिशियली खत्म कर देगा। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जब आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं तो सीधा रटने की कोशिश करते हैं कि खिलाफत आंदोलन रट लिया। यदि आपको खलीफा पद की पहले से कुछ हिस्ट्री पता होती है तो रटने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अब देखिए, हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग आ जाएं भारत पे तुर्की आक्रमण तक और मोहम्मद गोरी के द्वारा यहाँ पे तराइन के युद्ध तक, और उसके बाद 1206 गुलाम वंश की स्थापना। तो उसी के बैकग्राउंड की ये कहानी, ये स्टोरी चल रही है आपकी। अब देखिए, 711 ईस्वी वाजिद अली खलीफा हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं खलीफाओं को डिस्कस करने का सोचा है और उन्हीं खलीफाओं को डिस्कस मैं आपसे कर रही हूं जिनकी जरूरत है, जिनका लिंक है हमारे भारत पे आक्रमणों से। वाजिद अली 711 ईस्वी में खलीफा हैं। इन खलीफा के लिए श्रीलंका के शासक ने एक भेंट भेजी, यानी श्रीलंका का जो शासक है वो गिफ्ट देना चाह रहा है किसे? खलीफा को। और इस गिफ्ट को लूट लिया जाता है। कहां पे? देवल पोर्ट पे। देवल पोर्ट पे इस गिफ्ट को लूट लिया गया। और देवल पोर्ट उस समय कौन से शासक के अंडर में है? दाहिर के। दाहिर का शासन है यहां पे। अब देखिए, खलीफा पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो गया है कि जिस किसी ने उस भेंट को लूटा है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे उस चीज का हर्जाना भुगतना चाहिए कि एक खलीफा जैसे सम्माननीय पद के लिए भेजी गई भेंट को लूटने का प्रयास किया कैसे गया। तो इस बात से आक्रोशित कौन होंगे? ईरान के जो शासक हैं मंसूर हजाज। 2-3 नाम इस क्लास में अभी तक आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले कि खलीफा पद सबसे पहले किसको बैठाया है आपको याद होना चाहिए। 711 ईस्वी में खलीफा कौन है जिसके लिए भेंट भेजी जा रही है? वाजिद अली। आक्रोश में कौन आया है कि भेंट के साथ छेड़छाड़ या लूटपाट की कैसे गई? आक्रोश में आया है ईरान का शासक मंसूर हजाज। मंसूर हजाज के द्वारा दाहिर को एक चिट्ठी लिख करके चेतावनी दी जाएगी कि जिस किसी ने हमारे खलीफा जैसे सम्माननीय पद के लिए भेजे गई भेंट, देखिए श्रीलंका का जो शासक है वो पर्टिकुलर शासक को भेंट नहीं भेज रहा है, उस पद के नाते उसे भेंट दी जा रही है। और इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ईरान के शासक ने ये जो देवल पोर्ट वाला एरिया है यहाँ पे आक्रमण के लिए भेजा जाएगा। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन आक्रमण से पहले दाहिर को चिट्ठी के माध्यम से चेतावनी देंगे। कौन? मंसूर हजाज, कि आप इनको दंडित कीजिए। अब देखिए, दाहिर ने इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब दाहिर ने एक्शन नहीं लिया तो इस बात से तो और ज्यादा आक्रोश में आ जाएंगे मंसूर हजाज। और देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी जाएगी, भारत पे आक्रमण होगा, देवल पोर्ट पे आक्रमण होगा। यहाँ पे दाहिर के भतीजे की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दाहिर के पुत्र को भी मार दिया जाता है और दाहिर पे आक्रमण किया जाता है। दाहिर पराजित हो जाएगा और यहां से मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के परिवार को तो खत्म कर ही चुका है, अब उनकी दोनों पुत्रियों को लेकर के कहां चला जाएगा? खलीफा के पास। और भेंट स्वरूप दोनों पुत्रियों को प्रस्तुत करेगा खलीफा के सामने। और इस बात से मोहम्मद बिन कासिम बहुत खुश है क्योंकि 17 वर्षीय बालक हैं ये, अभी तक युवा 17 ही साल के हैं। तो इतने खुश होते हैं कि देखो मैंने दाहिर के शासन पे कितना अच्छा तो आक्रमण किया है, उसे पराजित कर दिया, उसकी दोनों पुत्रियों को भेंट स्वरूप में खलीफा को पेश कर रहा हूं। तो इस बात से तो खलीफा खुश होंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही चल रही है मोहम्मद बिन कासिम की। लेकिन रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। जो वो सोच रहे हैं, जो वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उससे जस्ट अपोजिट कंडीशन बनेगी। कैसे? कि दाहिर की दोनों पुत्रियों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हमारे साथ बदतमीजी वाला व्यवहार किया गया, हमारे साथ छेड़छाड़ की गई। और देखिए, जब एक शासक दूसरे शासक को पराजित करता है तो वो कभी भी इन जो युद्ध नियम होते हैं ना, इनकी अवहेलना नहीं करने की ही सोचता है।
कि एक शासक है, उसकी पुत्री हैं, तो यदि उन्हें खलीफा के सामने लाया गया है तो उतने ही मान सम्मान से लाया जाना चाहिए था। ये देखिए, आज से पहले भी जब जब युद्ध हुए उन युद्धों के कुछ नियम होते थे। हालांकि हमें यह भी देखने में आएगा कि हर शासक साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाते हैं, सारी नीतियों की पालना करेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी तौर पे ही सही युद्ध के कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो देखिए, इस बात से खलीफा नाराज हो जाएंगे कि क्यों दाहिर की दोनों पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, आखिर वो एक शासक की पुत्रियां थी। और मोहम्मद बिन कासिम को कुछ उपहार, उनकी पीठ थपथपाने की जगह क्या किया जाएगा, दर्दनाक मृत्युदंड दिया जाएगा। तो भारत पे जो पहला अरब आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम का है, और ये आक्रमण सिर्फ और सिर्फ खलीफा पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया गया था, ना कि भारत पे शासन करने के लिए। क्योंकि देखिए, इसके बाद में ना तो मसूर हजाज और ना ही मोहम्मद बिन कासिम ने ये सोचा था कि हमें यहाँ पे शासन करना है। ये तो वापस चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं अपने स्थान पे। तो देखिए, ये आक्रमण जो है वो आपको याद रहना है कि तुर्की आक्रमण नहीं है, ये अरबी आक्रमण है। ये पहला अरब मुस्लिम के द्वारा किया गया आक्रमण है। जो क्यों किया गया है, ताकि जो खलीफा पद का मान सम्मान गरिमा है वो बनी रहे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जो कहानी है वो बताने का उद्देश्य ये था ताकि आप कभी भी सुबुक्तगीन का जो पहला तुर्की आक्रमण होगा भारत पे, और जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ है कब 712 में, उन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम की ये स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये कहानी के रूप में आपको याद भी रहेगी। और ये जो 2-3 नाम हैं इनको आप डेफिनेटली याद करेंगे कि मंसूर हजाज कौन था, कहाँ पे शासन है, ये सारी चीजें। अब देखिए, 962-963 ईस्वी की हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से ही उस पहल की शुरुआत होगी जो पहला तुर्की आक्रमण है। यहीं से वो रास्ता प्रशस्त होगा, उनका मार्ग प्रशस्त होगा, जहां से भारत पे पहला तुर्की आक्रमण होगा। कैसे? खुरासान, इस जगह को मैप में देखिए। खुरासान कहां पे है? खुरासान वर्तमान के ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना था खुरासान। ये नाम भी याद रखना है और मैप में देख भी लीजिए। खुरासान का सामानी साम्राज्य, इस सामानी साम्राज्य से शुरू होगी वो घटना जिसके द्वारा सुबुक्तगीन भारत पे आक्रमण करेगा। सामानी साम्राज्य में उस समय अमीर हुआ करते थे अब्द अल मलिक। अब्दुल मलिक भी आप कह लीजिए, हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ठीक वही शब्द नहीं प्रोनाउंस करते हैं, तो याद रखने के लिए अब्दुल मलिक। ये अमीर हैं। जो खलीफा बैठे हैं ना, वो स्थानीय शासकों को कुछ उपाधियां दे देते थे, जैसे अमीर की उपाधि। और इसके बाद के शासन में आप देखोगे 900 और 1000 ईस्वी आते आते ये जो स्थानीय शासक हैं ये सुल्तान की उपाधि धारण करना शुरू कर देंगे, सुल्तान की उपाधि। तो इस अमीर अब्दुल अल मलिक की हो जाती है मृत्यु। और ये कहां पे है, बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूं कि ये शब्द, ये कहानियां आप पहली बार सुन रहे हैं, और इससे पहले यदि किताबों में आपने पढ़ी हैं तो आपने कहीं ना कहीं इनको इंटरमिक्स किया है कि कौन किसका दामाद है, कौन किसकी बेटी है, किसका शासन है, नामों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया। तो इसलिए एकदम खुले तरीके से अलग अलग करके कहानियों के रूप में मैं आपको बता रही हूं। खुरासान जगह है, एरिया है, सामानी साम्राज्य है। यहाँ पे शासक कौन है? अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक की मृत्यु हो जाती है। उस समय इस शासक के सिमजरी और गजनवी, ये दोनों परिवार जो हैं वो सेना में एक विशिष्ट स्थान रखते थे इस शासक के समय। अब ये दोनों परिवार, जो गजनवी है उसका हेड अल्तगीन है और जो सिमजूरी है अबू अल हसन। अब जैसे ही एक शासक की मृत्यु होती है, जो विशिष्ट स्थान पाए हुए लोग होते हैं ना उस शासन में, वो कोशिश ये करते हैं कि अब हमारी इच्छानुसार शासक बने, ताकि शासन के कार्यभार में हमें वो महत्व मिल पाए जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं। तो देखिए, गजनवी जो अल्तगीन है वो एक अमीर को शासक बनाना चाहेंगे, और सिमजूरी के जो अबू अल हसन हैं वो दूसरे अमीर मसूर प्रथम को शासक की भूमिका में देखना चाह रहे हैं। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई निस्वार्थ भाव से काम चल रहा है यहाँ पे।
आपको देख के लग रहा है कि ये पहले इनके गुलाम थे और पहले इनकी सेवा में हाजिर थे, तो अब ये निस्वार्थ भाव से शासक बनाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए गजनवी अलग शासक चाहता है, सिमजूरी परिवार अलग शासक चाहता है। सिमजूरी परिवार के अबू अल हसन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो अल्पतगीन है, इसके द्वारा जिस शासक की इच्छा की जा रही थी उसे शासन नहीं मिलता है। और शासन किसे मिलता है? मसूर प्रथम, जिसकी इच्छा कौन रख रहे थे? अबू अल हसन। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बात से अल्पतगीन नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, बहुत उदास निराश हो चुके हैं कि मेरी इच्छा से, मेरी आकांक्षा से जिसे मैं शासन देना चाह रहा था या शासक बनाना चाह रहा था, वो नहीं बन पाया। अब देखिए, क्योंकि हताश निराश हुए हैं तो यहां पे नहीं टिकेंगे, इस सामान्य साम्राज्य में आगे की अपनी सेवा नहीं देंगे और कहां आ जाएंगे? अफगानिस्तान, वर्तमान के अफगानिस्तान। और यहां पे आकर के एक नया साम्राज्य स्थापित करेंगे और जिसकी राजधानी रखेंगे गजनी को। और ये नया साम्राज्य, आप ऐसा मत सोचिए कि इतिहास में कोई नया साम्राज्य बना है या पुराना साम्राज्य जिसका विघटन हो रहा है, उसके पीछे कोई काल परिस्थिति कारण नहीं रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत बड़े रीजन रहते हैं पीछे। ऐसी काल परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि कारण बनती हैं एक नए साम्राज्य के उदय का। तो देखिए, यहां पे भी अल्पतगीन के यहां से जाने के और नए साम्राज्य स्थापित करने के पीछे एक बड़ा कारण था। और इसी तरीके से अल्पतगीन अफगानिस्तान में जाके ऐसा नहीं कि इजी वे में अफगानिस्तान घूमने गए थे और वहां पे लगा कि अच्छा यहाँ पे कोई शासक नहीं है और मैं शासन साम्राज्य शुरू कर देता हूं अपना, ऐसा नहीं होता है। वहां पे भी लाबिक नाम के एक स्थानीय शासक का शासन होता है। उस समय जब अल्पतगीन पहुंचेंगे, उनसे ये लोहा लेंगे, उन्हें युद्ध में पराजित करेंगे, उसके बाद अपना साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य शुरू करें। अल्पतगीन स्वयं भी एक गुलाम था और अल्पतगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन के साथ किया। वो सुबुक्तगीन गुलाम था अल्पतगीन का। देखिए, गुलाम भी कितने महत्वाकांक्षी हो जाते थे कि एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। तो देखिए, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासन भार संभालेंगे अल्पतगीन के पुत्र, और उनकी मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार संभालेंगे अल्पतगीन के एक और गुलाम जो उनके काफी करीबी रहे थे, वो संभालेंगे। और उसके बाद बारी आएगी सुबुक्तगीन की शासन का कार्यभार संभालने की। और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। 977 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठते हैं, गजनी का सिंहासन संभालते हैं और 977 ईस्वी में ही सुबुक्तगीन आक्रमण करेंगे किस पे? जयपाल पे। पंजाब के शासक हैं जयपाल, और इन पे आक्रमण करेंगे कौन? सुबुक्तगीन। और ये था हमारे भारत का पहला तुर्की आक्रमण। तो अब याद रह जाएगा कि पहला अरबी जो आक्रमण था, अरब मुस्लिम के द्वारा किया गया, वो था मोहम्मद बिन कासिम का। और पहला तुर्की आक्रमण जो भारत पे हुआ है वो है सुबुक्तगीन के द्वारा। और यहीं से ये कहानी शुरू होगी कि किस तरीके से मार्ग प्रशस्त हो जाएगा मोहम्मद गोरी के लिए भारत में आक्रमण करने का। इसी बीच में एक और योद्धा जिसे हम लुटेरा कहेंगे भारत के संदर्भ में, महमूद गजनवी का जन्म हुआ। कब? 971 ईस्वी में। और महमूद गजनवी के पिता कौन है? सुबुक्तगीन। 971 ईस्वी में जन्म लेंगे और 998 ईस्वी के आसपास राजगद्दी पे बैठेंगे, गजनी का सिंहासन संभालेंगे 998 में। और अब शुरू होगा भारत को लूटने की प्रक्रिया का आगाज होगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि भारत जैसे सोने की चिड़िया जिसे हम कहते हैं, उसे 17 बार तो महमूद गजनवी ने लूटा, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने भारत को लूटा। सोचे कितनी अपार धन संपदा हमारे भारत में थी, और आज हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन, रिसोर्सेज कम है। ऐसा नहीं है, उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। अब देखिए, महमूद गजनवी के जीवन के जो 17 आक्रमण भारत पे रहे थे, उनको हम मोटा मोटी तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि कहानी जो चल रही है आपको 1206 ईस्वी के गुलाम वंश की स्थापना तक पहुंचाने की, तो उसी का बैकग्राउंड ये तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किए भारत पे। इनके मुख्य मुख्य अभियान हम देख लेते हैं।
1001 ईस्वी जयपाल के विरुद्ध अभियान आक्रमण करेंगे और इसमें जयपाल को बंदी बना के ले जाया जाएगा और उसके बाद जयपाल को छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन जयपाल एक शासक हैं तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, बंदी बना लिए गए। इस बात से उनका मन इतना विच्छिन्न हो जाता है कि वो छूटने के बाद आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद 1005 पहला आक्रमण याद रहेगा जयपाल की घटना से। जयपाल वो शासक हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। 1005 ईस्वी इस बीच में भी आक्रमण होते रहेंगे। 1005 ईस्वी मुल्तान पे आक्रमण करेंगे। 1018 कन्नौज, देखिए यूपी में है ये जगह कन्नौज, और कन्नौज अपने आप में एक बहुत समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। तो कन्नौज पे आक्रमण करेंगे क्योंकि इनका जो इंटेंशन है, महमूद गजनवी का इंटेंशन है भारत से अधिक धन लूटना, और लुटेरा है ये। आज भी हमारे दिमाग में जो महमूद गजनवी की छवि बनी हुई है वो किसकी बनी है? लुटेरे की। और हकीकत में इनका जो इंटेंशन था वो सिर्फ भारत को लूटना था, क्योंकि देखिए साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पे आक्रमण नहीं करेंगे। साम्राज्य तो ऑलरेडी ईरान में, ईरान की जो पश्चिमी एशिया में जो मैं आपको बार बार सामानी साम्राज्य, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो एरिया बता रही हूं, महमूद गजनवी का भी ध्यान पश्चिमी एशिया की तरफ ज्यादा था हमेशा से ही, और वो ईरान की पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन काल में। इसके अलावा फारसी भाषा को अपनाते हैं और उसका पुनरुत्थान करते हैं। तो देखिए इनका ध्यान बिल्कुल भी शासन करने का नहीं है भारत में, ये आप याद रखना। 1019 में इसी कन्नौज पे वापस आक्रमण करेंगे और यहां का जो राजा है राज्यपाल, ये आत्मसमर्पण कर देगा। और भारत के एक हिंदू शासक का आत्मसमर्पण हुआ है, तो इससे कलिंजर और ग्वालियर, मेनली कलिंजर के जो चंदेल राजा है ना, वो बहुत दुखी हो जाएंगे इस बात से कि एक तुर्की आक्रमण भारत पे हुआ, भारत को लूटा भी गया, कन्नौज को लूट ले गए और राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध भी नहीं लड़ा। भाई युद्ध तो करते कम से कम, उसके बाद हार जीत ये बाद की बात थी, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बात से दुखी है कौन? कलिंजर के चंदेल। अब देखिए कालिंजर के चंदेल ग्वालियर के राजा की मदद से राज्यपाल से युद्ध करेंगे और राज्यपाल की हत्या कर दी जाएगी। एक हिंदू शासक ने एक हिंदू शासक को ही मार दिया, इस बात से दुखी होकर के कि राज्यपाल ने अपनी रक्षा नहीं की, युद्ध नहीं लड़ा और आत्मसमर्पण कर दिया। अब कालिंजर और ग्वालियर के शासकों की ये घटना पता चलेगी किसे? महमूद गजनवी को। तो गजनवी थोड़े आश्चर्यचकित होंगे कि देखिए किस तरह से एक हिंदू शासक ने हिंदू शासक की हत्या कर दी है, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि महमूद गजनवी का विरोध नहीं किया उन्होंने। अब उनके ध्यान में कौन से और राज्य आ गए हैं? ग्वालियर और कालिंजर। हो सकता था महमूद गजनवी का ध्यान इन पे ना जाता, लेकिन उन्होंने खुद चला करके अट्रैक्ट कर लिया है महमूद गजनवी को। अब 1021 में ग्वालियर और कालिंजर पे क्या होगी? फिर से लूट मचेगी, फिर से आक्रमण होगा महमूद गजनवी का। अब कालक्रम, टाइमलाइन, जिसकी इंपॉर्टेंस मैं बार बार बताती हूं और मेरी फर्स्ट क्लास भी मैंने टाइमलाइन पे ही ली थी, क्योंकि कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि 1019 में कन्नौज पे आक्रमण के समय राज्यपाल ने आत्मसमर्पण किया था या फिर महमूद गजनवी ने ग्वालियर और कालिंजर पे पहले आक्रमण किया था। क्योंकि घटना आपको याद ये रहेगी कि ग्वालियर और कालिंजर कब महमूद गजनवी की नजर में आएंगे? जब वो राज्यपाल की हत्या कर देंगे। यानी कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, कहानी के रूप में आपको याद रह जाएगी, तो टाइमलाइन आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। अब देखिए 1021 में लूट लिया गया है ग्वालियर और कालिंजर को। 1025 मैंने 17 आक्रमणों में से कुछ आक्रमण ही आपके सामने यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिए हैं आपको, ताकि आप एक टाइमलाइन याद रख सके और ये जो बैकग्राउंड की स्टोरी है उसे बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर पाए। 1025 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया, और इस लूट के धन को वापस ले जाते समय एक घटना घटित होती है। क्या? कि इस लूटे गए धन को फिर से लूट लिया जाता है जाटों के द्वारा। देखिए जब एक काफिला जो
अच्छी खासी बड़ी सेना है महमूद गजनवी की, लूट की है इन्होंने। और जब वो सेना जाती है तो ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही जगह पे वो सारी सेना है, फिर आगे बढ़ी फिर रुकी, नहीं, सेना बहुत सारी टुकड़ियों में विभाजित होती थी और एक सेना की टुकड़ी पीछे वाले गांव में है, एक आगे वाले में, और हो सकता है महमूद गजनवी सबसे आगे चल रहे हो। तो इस तरीके से पूरा काफिला आगे बढ़ता था। इस काफिले से लूट लिया गया वापस धन, किसके द्वारा? जाटों के द्वारा। और देखिए, हो सकता था यही 16वां अभियान, ये 16वां अभियान है महमूद गजनवी का, हो सकता था ये उनका अंतिम अभियान हो भारत पे, लेकिन क्योंकि जाटों ने उनके लूटे हुए धन को ही लूट लिया है तो वो 17वां अभियान करेंगे जाटों के विरुद्ध। और ये जो मुल्तान वाला तटवर्ती इलाका है ना, यहाँ पे जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का 17वां अंतिम अभियान, अंतिम आक्रमण भारत पे होगा। और याद रखना, ये अभियान जाटों के विरुद्ध है, किसी शासक साम्राज्य के विरुद्ध नहीं है। 1030 ईस्वी महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही गजनवी की मृत्यु होगी, यहां पे सल्जूक साम्राज्य, जो सीरिया, ईरान और मावरा उन्हर, इनकी लोकेशन मैप में देख सकते हो कि कहां पे मावरा उन्हर है, ईरान जो वर्तमान का ईरान है उसका कुछ क्षेत्र, और सीरिया का, और ये एरिया है सल्जूक साम्राज्य का। गजनवी की मृत्यु के बाद ये सल्जूक साम्राज्य शक्तिशाली हो जाएगा और महमूद गजनवी के पुत्र मसूद को पराजित कर देगा। खुरासान, जिसके लिए बार बार युद्ध होंगे, खुरासान की लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूं, बार बार खुरासान को मैप में देख करके उस एरिया को अपने दिमाग में अच्छे से जरूर बैठा लेना, जिसके लिए बार बार युद्ध हो रहे हैं। खुरासान में इस एरिया को जीत लेंगे कौन? सल्जूक। और मसूद पराजित होकर के कौन सी जगह आ जाएगा? लाहौर में शरण लेगा, लाहौर में शरण लेगा। और अब मसूद जो महमूद गजनवी का पुत्र है, उसके पास एरिया बचा है गजनी और पंजाब, इन्हीं दो एरिया में अब उसका साम्राज्य है। अब देखिए, पंजाब के थ्रू लगातार गंगा के मैदानों में ये लूटमार करते रहेंगे, लेकिन अपना साम्राज्य बढ़ा नहीं पाएंगे। पंजाब से आगे अपने साम्राज्य को मसूद गजनवी नहीं बढ़ा पाएंगे। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच में एक 12वीं सदी के मध्य की घटना, जो बड़ा परिवर्तन है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के लिए। और देखिए, ये वही 12वीं शताब्दी है जिसके बाद यूरोप के व्यापारियों को जलीय मार्गों की खोज के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद जो स्थलीय मार्ग था ना, उसको ओटोमन साम्राज्य कब्जा कर लेगा। और इसी प्रक्रिया में, जलीय मार्गों की खोज में ही वास्को डी गामा भारत तक पहुंचते हैं और कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। तो देखिए, एक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तभी दूसरे मार्ग की खोज की जाती है, अदरवाइज तो स्थलीय मार्गों से व्यापार चल ही रहा था। अब देखिए, ये मध्य एशिया का परिवर्तन आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ, अभी तक की कहानी में महमूद गजनवी जो एक शक्तिशाली शासक है, अब उसका पुत्र मसूद उतना शक्तिशाली नहीं रहा और उसके हाथ से वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के इलाके जो गजनवी ने जीते थे वो छूट जाएंगे। और मसूद कहां तक सीमित हो गया है? गजनी और पंजाब तक। मैं कोशिश कर रही हूं कि आप कहानी से, इस घटना से जुड़े रह पाएं, ठीक है। अब देखिए, यहां पे क्योंकि परिवर्तन हुआ है, तो हर एक परिवर्तन के बाद एक नया साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभर कर सामने आएगा। ये परिवर्तन देखिए, तुर्की जनजातियों ने सल्जूक, देखिए ये वही सल्जूक है जो साम्राज्य शक्तिशाली हुआ था कुछ समय पहले। उस सल्जूक के तुर्कों को उखाड़ फेंका जाएगा। किसके द्वारा? तुर्की जनजातियों के द्वारा। एक साम्राज्य बनता है, अपने चरम पे पहुंचता है और फिर डिक्लाइन की तरफ, अपने पतन की तरफ चल पड़ता है। और यही कहानी इतिहास में बार बार दोहराई जाएगी कि एक साम्राज्य, एक शासक जो शक्तिशाली, फिर उसने खूब साम्राज्य जीते, खूब एरिया अपने अंडर कवर किया और उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ चल पड़ेंगे। इसी तरीके से देखिए, गजनवी कितना शक्तिशाली, कितना बड़ा लुटेरा था, कितने 17 आक्रमण भारत पे किए हैं, लेकिन मसूद में वो शक्ति नहीं रही
और मसूद उतना शक्तिशाली राजा नहीं रहा। और देखिए अब यहाँ पे जो तुर्की जनजातियों के द्वारा इस सल्जूक साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया है, अब इस गैप को भरने के लिए दो नई शक्तियों का उदय होगा, ख्वारिज्मी साम्राज्य और गोरी साम्राज्य। ये तो हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की। भारत में आक्रमण हुए हैं 17 बार गजनवी के, और इन सब में कोई भी हिंदू शासक इन आक्रमणों को रोकने की ताकत नहीं रख पाया। किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली। तो देखिए जब कभी कोई शासक इतना अत्याचार करेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसे शासक का उदय होगा जो उन आक्रमणों को रोक पाए। और इसी प्रक्रिया में भारत में राजपूतों के नए वर्ग का उदय हम देखते हैं। अब ये राजपूत वर्ग, कन्नौज के अंदर गढ़वाल वंश, इन राजपूतों ने अपना अपना ओरिजिन अलग अलग, कुछ चंद्रवंशी, कुछ सूर्यवंशी, ये अपने आप को बताएंगे। और अलग अलग इतिहासकारों ने इनकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, उसको लेकर अलग अलग बातें लिखी हैं। तो हम क्योंकि इस चीज को 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना तक इस कहानी को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप ये याद रखेंगे कि कन्नौज में इस राजपूतों के नए वर्ग के उदय में कन्नौज में कौन आए हैं? गढ़वाल वंश। अजमेर में कौन आए हैं? चौहान। और देखिए इन गढ़वाल और चौहानों की अपने दादा परदादा के जमाने से ही दुश्मनी चलती आ रही है। मालवा में परमार हैं, बुंदेलखंड में चंदेल हैं। इसके अलावा दिल्ली में तोमर, गुजरात में चालुक्य, और जबलपुर जो वर्तमान का जबलपुर है वहां कलचुरी, और बंगाल में उस समय पाल थे। ये आपको याद रखना है। किसके समकालीन घटना ये चल रही है? जब 12वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में खूब उथल पुथल चल रही है। और इसी उथल पुथल में वहां पे कौन से दो साम्राज्य अस्तित्व में आए हैं? ख्वारिज्मी साम्राज्य और गोरी साम्राज्य। और ये वही गोरी साम्राज्य है जो महमूद गोरी के द्वारा तराइन का युद्ध किया जाएगा। महमूद गोरी जो गोरी साम्राज्य के शासक हैं। अब देखिए यहां पे ख्वारिज्मी मोहम्मद गोरी को ऐसा क्यों लगा कि भारत की तरफ रुख करना चाहिए, भारत पे आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ राजपूतों के नए वर्गों का उदय हो गया है, वो अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से गोरी साम्राज्य को भारत की तरफ रुख करना पड़ा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन तुर्कों के द्वारा ये जो मुस्लिम शासक हैं, इनका मेन इंटरेस्ट वाला एरिया ना पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया वो रहेगा, और स्वाभाविक तौर पे गोरी साम्राज्य का भी। तो गोरी साम्राज्य लड़ाई लड़ेंगे ख्वारिज्मी साम्राज्य से। किसके लिए? खुरासान। ये वही खुरासान है जहां से गजनवियों को हरा करके सल्जूक साम्राज्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। ये वही खुरासान है जहां पे अब दो साम्राज्य फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन कौन? ख्वारिज्मी और गोरी। और ये नौबत क्यों आई? क्योंकि देखिए जो सल्जूक साम्राज्य है उसे उखाड़ फेंका है तुर्की जनजातियों ने। तो अब इन दोनों की लड़ाई में ख्वारिज्मी साम्राज्य के ख्वारिज्म शाह के द्वारा खुरासान पे अपना अधिकार कर लिया जाएगा। खुरासान किसके आधिपत्य में आ गया है? ख्वारिज्मियों के। अब गोरी साम्राज्य के पास अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत पे आक्रमण करने के अलावा और कोई रास्ता, कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि वो मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में लोहा नहीं ले सकते ख्वारिज्मियों से, हार चुके हैं, पराजित हो चुके हैं वहां से। अब देखते हैं कि गोरी साम्राज्य किस तरीके से भारत की तरफ अपना रुख करेगा, और हमारे जो राजपूतों के नए वर्ग का उदय हुआ है उनके कौन से शक्तिशाली शासक गोरी से लोहा लेंगे, गोरी का मुकाबला करेंगे। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी गजनी के सिंहासन पे बैठ गया है। और मोहम्मद गोरी का क्वेश्चन पूछते समय मेरा ये मानना है कि यदि एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना हो तो उसके उपनाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी के नाम से आपने तराइन का युद्ध भी याद कर रखा है, उसके बाकी अभियानों को भी याद कर रखा है, तो क्वेश्चन टफ कैसे बनेगा? यदि नाम साहबुद्दीन महमूद दे दिया जाए या मुइजुद्दीन बिन साम दे दिया जाए तो इसके उपनाम याद रखने हैं, क्योंकि ये भारत का एक
टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ इतिहास में लेकर आएगा मोहम्मद गोरी। और इसी के गुलाम के द्वारा हमारे यहाँ सल्तनत काल, गुलाम वंश की शुरुआत होगी। तो मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी गजनी के सिंहासन पे बैठ गया है। अब क्योंकि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की तरफ जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां से पराजय का सामना हो चुका है, तो अपना रुख भारत की तरफ किया और अफगानिस्तान से इन्होंने भारत पे आक्रमण कौन सी तरफ से किया? देखिए, सबसे पहला 1175 में मुल्तान के रास्ते से, मुल्तान, सिंध और होते हुए गुजरात और या फिर राजस्थान बॉर्डर से एंट्री लेने का ये सोचेंगे। अब देखिए 1175 मुल्तान को विजित कर लिया गया, जीत लिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 1178 ईस्वी गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास को विफल किसने बनाया? चंदेल वंश, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि राजपूत राज्यों के, राजपूत में नए वर्गों का उदय हो रहा है और उसके शासक महत्वाकांक्षी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। उन्हीं में से एक शासक भीम सेकंड के द्वारा आबू के निकट ही युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गोरी को पराजय कर दिया है। किसने? भीम सेकंड ने। और इस युद्ध में भीम सेकंड अल्पायु थे, तो उनका जो कार्यभार है, जो जिम्मा है, वो किसने उठा रखा था? भीम सेकंड की मां ने, नायिका देवी। इन्होंने ये युद्ध लड़ा था, उन्हीं की अध्यक्षता में ये जीत दर्ज हुई थी। तो देखिए, महिलाओं ने समय समय पे जब भी कोई राजकुमार अल्पायु में, अल्पवयस्क, आपने मूवी भी देखी है ना बाहुबली, बाहुबली में कार्यभार कौन संभालती है? तो नहीं देखी है तो बाहुबली मूवी देख लीजिए। अब देखिए, भीम सेकंड और इनके द्वारा पराजित कर दिया गया है 1178 में मोहम्मद गोरी को। अब गोरी को ये सोचना पड़ेगा कि गुजरात और राजस्थान के रास्ते से तो एंट्री नहीं ली जा सकती, तो अब कौन सा रास्ता बचा? पंजाब के थ्रू। तो पंजाब वाले रास्ते की तरफ से आने के लिए मोहम्मद गोरी, देखिए 1190 ईस्वी में पेशावर, लाहौर, सियालकोट पे अपना अधिकार कर लेंगे और इधर से अपने आक्रमणों को जारी रखेंगे। इसी सब के चलते ये जो राजपूत नए राज्यों का उदय हुआ है, ये आपस में भी लड़ाई लड़ेंगे, आपस में भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करते रहेंगे। इन्हीं युद्ध में कन्नौज का शासक जयचंद, जो गढ़वाल वंश से है, और अजमेर में भारत का जो राजस्थान राज्य है उसका हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है अजमेर को। अजमेर में बैठे हैं चौहान शासक, और चौहान में एक सबसे शक्तिशाली के शासक के रूप में हमारे सामने कौन उभर कर आते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्ध कर रहे हैं किससे? 1182-83 की ये घटना है। देखिए, समकालीन चल रहे हैं, दोनों कहानियों को पैरेलल लेके चलना है कि मोहम्मद गोरी कौन कौन से एरिया को अपने अंडर में करते जा रहे हैं और युद्ध आगे से आगे जीतते जा रहे हैं, और इधर पृथ्वीराज चौहान, देखिए चंदेल भीम सेकंड से युद्ध किया और पराजय का सामना करेंगे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं चंदेल शासक से। 1187 ईस्वी चालुक्य वर्सेस चौहान, फिर से एक युद्ध हुआ। अब इन युद्धों के बाद ना पृथ्वीराज चौहान अपना जो रुख है आक्रमण करने का, अपने साम्राज्य विस्तार का, वो राजस्थान से दक्षिण की तरफ ना करके राजस्थान से उत्तर की तरफ रुख करेंगे, और जो तोमर दिल्ली में बैठे हैं उनको पराजित कर देंगे। यानी दिल्ली तक अब चौहान वंश का साम्राज्य आ गया है। और इधर देखिए पैरेलल में पेशावर, लाहौर, सियालकोट तक मोहम्मद गोरी जीतता आ रहा है। अब ये दोनों आमने सामने कैसे होंगे कि मोहम्मद गोरी को भी पंजाब चाहिए अपना आधार बनाने के लिए, ताकि वो पंजाब के रास्ते, पंजाब से आगे बढ़ पाए, गंगा के मैदानों तक पहुंच पाए, उन एरिया को अपने कवर में, अंडर कवर में ले पाए। और इधर से अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक कौन कर चुका है? पृथ्वीराज चौहान। और दिल्ली से आगे अब वो किधर रुख करेंगे? पंजाब की तरफ। और पंजाब में ऑलरेडी एग्जिस्ट कौन कर रहा था? गजनवी। बचे खुचे जो गजनवी थे उनको पीछे खदेड़ेगा मोहम्मद गोरी, और इधर से खदेड़ने की प्रक्रिया कौन जारी रख रखा है? पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए, अब ये 1191 में तराइन नामक स्थान पे
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आएंगे, यानी तराइन का प्रथम युद्ध होगा इन दोनों के बीच में। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है, पराजय होती है, और जीत किसकी हुई है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और अब देखिए, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, क्योंकि ये जो कहानी का समा चल रहा है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने मोहम्मद गोरी तक इस कहानी को पहुंचाया है, और तराइन के युद्ध 1191 तक हमारी टाइमलाइन आ चुकी है। आज की क्लास तराइन के फर्स्ट युद्ध तक ही। कल हम देखेंगे 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, और किस तरीके से जो जीत दर्ज की है पृथ्वीराज चौहान ने, वो दूसरे युद्ध में हार जाएंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम है मोहम्मद गोरी का, वो हमारे यहाँ शासन स्थापित करेगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो ये क्लास अगली रहेगी अपनी, आज 1191 तक ही। और आज की देखो पूरी कहानी में हमने क्या देखा कि हमारा पहला मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अल्पतगिन के द्वारा अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की शुरुआत होती है। उसके बाद अल्पतगिन का नाती, क्योंकि रिलेशन अब आप खुद बनाएंगे कि कैसे नाती कहा मैंने, महमूद गजनवी जो हैं वो भारत पे 17 बार आक्रमण करेंगे। उसके बाद किस तरीके से गोरी साम्राज्य जो है वो अपना शासन स्थापित करेगा, और किस तरीके से गोरी साम्राज्य को भी पश्चिमी और मध्य एशिया से भगा दिया जाएगा, और ये अपना रुख करेंगे भारत की तरफ। और भारत में भी पहले पराजय का सामना कर लिया है, मुल्तान में युद्ध जीत लिया, लेकिन गुजरात में प्रवेश नहीं कर पाए, और इस पराजय के कारण अपना आधार बनाएंगे पंजाब को, कि उस तरफ से हमें गंगा के मैदानों, बंगाल, ये वाला एरिया अपने अंडर कवर में लेना है। तो देखिए, और इधर से हमारे शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान जो कि महत्वाकांक्षी शासक हैं हमारे, वो किस तरीके से राजस्थान से दक्षिण की तरफ अपनी हार के बाद उत्तर की तरफ मुंह करेंगे, दिल्ली के तोमर को हराएंगे, उसके बाद अपना साम्राज्य और आगे बढ़ाएंगे, और पंजाब में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का किस तरीके से आमना सामना हुआ। तो कहानी के इस सिलसिले को जारी रखेंगे 1191 ईस्वी से आगे 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और गुलाम वंश की स्थापना, और उसके बाद हमारा पूरा मध्यकालीन इतिहास जो पढ़ाने की मैंने सोचा था वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।